हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। अगेन आई एम हेयर टुडे with a new session for all those students that are preparing for UGC NET commerce examination that is going to be conducted by NTA in June 2023। मैं आपको 100% शॉर्ट टॉपिक्स करवा रहा हूँ जिसपे NTA ने क्वेश्चन पहले ना पहले कभी ना कभी पूछा ही है और फ्यूचर में भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे, वो ही टॉपिक्स को NTA टच करेगा। सो लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट सेशन जिसमें हम कुछ 9 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे रिलेटेड टू द कॉमर्स स्ट्रीम। सो सबसे पहले जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं डैट इज़ रेफरेंट पावर, और इसके जिस तरीके से रेफरेंट पावर होते हैं उसी तरीके से कुछ और पावर्स होते हैं, उनको हम डिटेल में करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले देखते हैं रेफरेंट पावर होती क्या। देखो, जो रेफरेंट पावर है ये एक पर्सनल पावर है जो कि स्टेम होती है फ्रॉम एडमिरेशन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और आइडेंटिफिकेशन विद द लीडर। यानी देखो, लीडर के जो फॉलोअर्स हैं वो उसको अपने लीडर को एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें ट्रस्ट दिखाते हैं, वो अपने आप को एज अ लीडर आइडेंटिफाई करते हैं, तब जाकर रेफरेंट पावर राइज होती है, वो डेवलप होती है। अब जो ये थी बेसिकली ये फ्रेंच और रेवेंस मॉडल ऑफ पावर है जो हर तरीके की पावर में डिस्टिंग्विश करता है। हम इसमें अब अलग अलग टाइप की पावर्स देखेंगे। अब जो ये रेफरेंट पावर है ये लीडर की इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करती है ड्यू टू द एडमिरेशन, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन दैट फॉलोअर्स शो इन द लीडर। अब जो इसमें लीडर्स हैं वो क्या हेल्प करते हैं रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में और टीम्स को आपस में कोलैबोरेट करने में। अब इसे बेसिकली डिस्क्राइब किया था जॉन फ्रेंच और बर्ट्रैम रेवन, दो साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1959 में रेफरेंट पावर को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है डेट इज एक्सपर्ट पावर। देखो, जो ये एक्सपर्ट पावर होती है ये होती है, ये किस पे बेस्ड है? ये पर्सन के हाई लेवल्स ऑफ स्किल और नॉलेज। यानी अगर किसी के पास कोई भी हाई लेवल की स्किल है या नॉलेज है यूनिक टाइप की, यानी उसके पास एक्सपर्ट पावर है। अब बेसिकली ये दिस इज अ परसेप्शन ऑफ बिलीव दैट अ मैनेजर हैज सम स्पेशल नॉलेज। अब टोटली जो ये पावर है ना, ये एक तरीके की बिलीफ है। बिलीफ कैसी कि कोई भी जो भी आपके फॉलोअर्स है उनका जो मैनेजर है उसके पास सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल पावर है। यानी इसकी अगर हमने एग्जांपल देनी हो तो हम कह सकते हैं एक्सपर्ट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड हु पोजेस द डीप एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। सो मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट पावर पे, डेट इज रिवॉर्ड पावर। अब रिवॉर्ड पावर क्या है? अब ये तब रिजल्ट करती है फ्रॉम अ पर्सनस एबिलिटी टू कंपेंसेट अनदर फॉर अ कॉम्प्लाइंस। देखो, अगर किसी पर्सन के पास कोई अथॉरिटी है, कोई पावर है जिससे वो दूसरे बंदे को कंपेंसेट कर पाता है, देन वो अपनी रिवॉर्ड पावर को यूटिलाइज कर रहा है। अब एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू रिवॉर्ड द सबॉर्डिनेट्स फॉर ओबेइंग ऑर्डर्स। अगर मान लो सपोज करो मैनेजर अपने ही सबॉर्डिनेट्स को रिवॉर्ड कर रहा है क्योंकि वो उसके ऑर्डर्स को अच्छे से ओबे कर रहे हैं, देन ही इज एक्सरसाइजिंग हिज रिवॉर्ड पावर। ठीक है। इवन एग्जाम्पल में अगर देखें तो मैनेजर्स हु हैव गिवन हैव द अथॉरिटी टू ग्रांट प्रमोशंस, बोनसेस और अदर इंसेंटिव्स। नेक्स्ट हमारी जो पावर आती है डेट इज कोर्सिव पावर। अब ये तब अराइज होती है फ्रॉम द बिलीव दैट अ पर्सन कैन पनिश अदर्स फॉर नॉन कॉम्प्लाइंस। यानी जब अगर आपको पता होगा कि ये काम अगर नहीं होता तो वो पर्सन दूसरी पर्सन को पनिश कर सकता है, देन उस जो पर्सन पनिश करेगा उसके पास कोर्सिव पावर है। यानी मैनेजर के पास अगर एबिलिटी है, अगर वो अपने सबॉर्डिनेट्स को पनिश कर सकता है फॉर नॉट ओबेइंग द ऑर्डर, देन ही इज एक्सरसाइजिंग द कोर्सिव पावर। सो ये थी डिटेल में, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया रेफरेंट पावर क्या होती है, एक्सपर्ट पावर क्या होती है, रिवॉर्ड पावर क्या होती है और कोर्सिव पावर क्या होती है। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस है। सो सबसे पहले देखते हैं। देखो, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें बेसिकली वर्टिकल चेंज ऑफ कमांड होती है। जो इसमें अथॉरिटी होती है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है क्लियर लाइन में, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही क्लियर लाइन में फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो करेंगे। जब जो इसकी मेन एडवांटेजेस है, सबसे पहले तो ये सिंपल है और क्लियरिटी है इसमें, ईजी टू वर्क विद एंड अंडरस्टैंड। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा आपको क्या अथॉरिटी है आपके पास, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये स्टाफ की और रिसोर्सेज की डुप्लीकेशन को अवॉइड करती है। क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण जो डिसीजंस होते हैं वो क्विकली लिए जा सकते हैं, जो एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में। अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहना क्या चाहते हैं, आपके जो
अथॉरिटी टॉप टू बॉटम तक फ्लो कर रही है वो अनब्रोकन है, यानी कहीं पे भी उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। ये डायरेक्टली स्केलर चेन के प्रिंसिपल को कंफर्म करती है। इवन जो इसमें सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन्हें इनका एक ही सुपीरियर होता है, यानी यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो किया जाता है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है यानी लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन को इंश्योर करती है। अब ये तो थी इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं उनका हर फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं होता, वो हर फंक्शन में एक्सपीरियंस पर्सन्स नहीं होते। जो इसमें की मैन है उसको कई बार मल्टीपल टास्क में इंडल्ज कर दिया जाता है एंड उसको कई बार काफ़ी ओवरबर्डन हो जाता है जिससे उसे मल्टीपल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इवन इसमें पोटेंशियल है फॉर आर्बिट्री एंड डिक्टोरियल रूल, पावर का मिसयूज किया जा सकता है। इवन एक्सपर्ट एडवाइस मिसिंग होती है क्योंकि स्टाफ को कोई सपोर्ट नहीं मिलती, कोई कंसल्टेशन नहीं मिलती। इवन ये रिजिड भी है और इनफ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट हिरार्की और डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। सो ये थी इन डिटेल में लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से एनटीए ने क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली पूछे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपको डिटेल में वो टॉपिक्स करवा रहा हूँ जो 100% श्योर है पेपर में आएंगे ही आएंगे, यानी इनके अराउंड क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। सो मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के जिसका नेम है कंटेंट वैलिडिटी, जो मेन पर्टिकुलर टॉपिक है और उसके अलावा और कौन सी वैलिडिटीज़ की टाइप है। सो सबसे पहले देखते हैं कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है। देखो कंटेंट वैलिडिटी एक ऐसी वैलिडिटी की टाइप है जो असेस करती है कि अगर आपके पास जो भी टेस्ट और स्किल है वो फेयरली सैंपल को मेजर कर पा रहा है ऑफ द टास्क एंड स्किल रेलेवेंट टू द जॉब और कंस्ट्रक्ट बीइंग मेजर। यानी कि देखो आपने कौन सी जॉब और कंस्ट्रक्ट को मेजर करना है, उसके कौन से टास्क और स्किल है जो जिनको मेजर करना है, जो उनके लिए स्केल हमने बनाया वो फेयरली उसको मेजर कर पा रहा है, दैट इज द कंटेंट वैलिडिटी। इट इंश्योर्स दैट टेस्ट आइटम्स आर रिप्रेजेंटेटिव। अब हम जिन आइटम्स पे टेस्ट कर रहे हैं वो आइटम्स रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, अच्छे से हमारा डाटा को रिप्रेजेंट करे, रेलेवेंट होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। अब जो ये कंटेंट वैलिडिटी ये इवेल्युएट करता है कि जो हमारी टेस्ट मेजर है, अ फेयर सैंपल ऑफ टास्क एंड स्किल नीडेड फॉर वेदर अ टेस्ट मेजर, यानी जो हमारा टेस्ट है वो अच्छे से मेजर कर रहा है फेयर सैंपल ऑफ टास्क एंड स्किल नीडेड फॉर अ जॉब और अ कंस्ट्रक्ट। हम कंटेंट वैलिडिटी को लॉजिकल वैलिडिटी भी कह देते हैं, करिकुलर वैलिडिटी भी कह देते हैं। अब ये इस्टेब्लिश होती है बाय एग्जामिनिंग द टेस्ट आइटम्स फॉर रेलेवेंस, रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जो आइटम्स हमने अपने टेस्ट में कंसीडर किए अगर वो इन 3 डायमेंशंस पे अच्छे से खरी उतरती है, रेलेवेंट भी है, रिप्रेजेंटेटिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तब हम कंटेंट वैलिडिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्राइविंग टेस्ट कवर्स ऑल एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राइविंग। जब ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है, जब लाइसेंस बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट लिया, ड्राइविंग के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें सब कवर कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट टाइप अपनी वैलिडिटी को देखें, दैट इज टेस्ट वैलिडिटी। अब टेस्ट वैलिडिटी क्या है? इट इज अ जनरल टर्म रेफरिंग टू हाउ वेल अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। यानी कि सिंपल वो कहना चाहते हैं जो आप जिस टेस्ट को कर रहे हो, जिस चीज को वो मेजर करने के लिए कर रहे हो, वो कितनी अच्छे तरीके से उसको कर रहा है, दैट इज द टेस्ट वैलिडिटी। वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंस कैन एक्सेस टेस्ट वैलिडिटी। अब हमारे पास कितने ही टाइप्स के एविडेंसेस होते हैं जिससे हम अपनी टेस्ट वैलिडिटी को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वैलिडिटी आती है दैट इज क्राइटेरिया वैलिडिटी। अब ये इवेल्युएट करती है हाउ वेल अ टेस्ट और स्केल कोरिलेट्स विद एन एक्सटर्नल क्राइटेरिया और रेलेवेंट आउटकम। यानी जो आप टेस्ट करने जा रही हो या जो आपके पास स्केल है फॉर मेजरमेंट, वो कितनी अच्छी तरीके से कोरिलेट करता है आपके एक्सटर्नल क्राइटेरिया से और ये रेलेवेंट कोई भी आपके पास आउटकम है उससे। इसे हम अपनी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी भी कह देते हैं, इसे हम अपना कंकरेंट वैलिडिटी के नाम से भी जान सकते हैं। अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, अ टेस्ट ऑफ एकेडमिक एप्टीट्यूड प्रेडिक्ट स्टूडेंट्स ग्रेड और परफॉर्मेंस इन स्कूल। देखो जो स्कूल में टेस्ट लिए जाते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है क्राइटेरिया वैलिडिटी की। नेक्स्ट जो हमारे पास वैलिडिटी आती है दैट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब ये जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है ये इवेल्युएट करती है वेदर अ टेस्ट और स्केल मेजर्स अ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट इट इंटेंड्स टू मेजर। यानी जो आप टेस्ट करने जा रहे हो या जो स्केल यूज कर रहे हो मेजर के लिए, अब आप इसमें थ्योरेटिकल वो टेस्ट या स्केल थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट को अच्छे से मेजर कर पाएगा जिसके लिए आपने उस टेस्ट या स्केल को बनाया है, यानी इंटेंडेड यूज है जो उसका।
अब इसको हम थ्योरेटिकल वैलिडिटी भी कह सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल वैलिडिटी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेसिस पे डिपेंडेंट है, कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंडेंट है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, सो अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस मेजर द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस नॉट कंस्ट्रक्ट्स लाइक मेमोरी और क्रिएटिविटी। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्ट इन टेंशन और अदर ट्रेनिंग। देखो बिल्ट इन टेंशन भी एक टाइप की ट्रेनिंग टेक्निक है और इसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग टेक्निक्स देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं बिल्ट इन टेंशन क्या होता है। देखो बिल्ट इन टेंशन एक ट्रेनिंग टेक्निक है जो इन्वॉल्व करती है क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स और इंटरेस्ट टू इनकरेज कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस पर्टिकुलर टेक्निक में ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है जिसमें कन्फ्लिक्टिंग गोल्स और इंटरेस्ट हो। अब ये सिचुएशन को क्रिएट करने का कारण क्या है, ताकि हम कोलैबोरेशन को अचीव कर सके और प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सके। ये हमें हेल्प करती है टू डेवलप स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क। अब ये ट्रेनिंग टेक्निक है, ये इसका मेन मकसद ही एक सिचुएशन को क्रिएट करना है। इसे हम रोल प्लेइंग के नाम से भी जानते हैं, सिमुलेशन के नाम पे भी जानते हैं। मेनली ये हमें क्या टीच करती है, हाउ टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, कम्युनिकेशन अच्छे से कैसे हो, प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व हो, एम्पैथी कैसे डेवलप हो सके। अब हम कुछ और टेक्निक्स देखते हैं जिनमें से सबसे पहले हमारे पास आती है शेडोइंग। अब जो शेडोइंग है ये एक तरीके का ट्रेनिंग मेथड है जिसमें एक लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय एक मोर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करता है और उससे सीखता है कि मुझे अपना काम कैसे करना है। यानी जो ट्रेनी है वो नॉलेज को भी एक्वायर करेगा, स्किल को भी एक्वायर करेगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखेगा फ्रॉम ऑब्जर्विंग एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इसका मेन फोकस होता है, फोकस इज ऑन लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है दैट इज स्टैक टीम्स। अब ये एक ऐसा ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें दो से ज़्यादा ट्रेनर्स आपस में काम करके एक ट्रेनिंग सेशन को डिलीवर करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ट्रेनर्स को अलाउ करता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके, फीडबैक प्रोवाइड कर सके और लर्नर्स हैं जो उनसे सीखे उनको अफेक्टिवली इंगेज कर पाए। अब ये भी कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करता है क्योंकि इसमें पर्सपेक्टिव डाइवर्स हो जाते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेनिंग टेक्निक आती है उसे हम कहते हैं मिररिंग। मिररिंग बेसिकली ट्रेनिंग टेक्निक कम कम्युनिकेशन टेक्निक ज़्यादा, जहाँ पे एक पर्सन रिफ्लेक्ट बैक करता है वर्ड्स को, इमोशन को और बॉडी लैंग्वेज को दूसरे पर्सन को। यानी बेसिकली इसमें हम एम्पैथी को शो करते हैं, रैपिड बिल्ड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। इसका मेन फोकस होता है अंडरस्टैंड करना और वैलिडेट करना दूसरे बंदे के एक्सपीरियंसेस को। सो मैंने आपको 4 टेक्निक्स बताई हैं जिनमें से 3 ट्रेनिंग किया और एक बेसिकली कम्युनिकेशन किया। बिल्ट इन टेंशन हो गया, शेडोइंग हो गया, मिररिंग हो गया, कंक्लूजन। देखो मिररिंग का नाम ही बताता है, मिरर के सामने खड़ के आपने ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। सो आप अपने रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो। शेडोइंग मतलब किसी के शेडो में काम सीखना। टैग टीम्स मतलब 2 ज्वाइंट होकर आपको एक्सपीरियंस को शेयर करना। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है दैट इज इम्पैक्ट क्या है सेंट्रल बैंक अगर अपनी सिक्योरिटीज को सेल करता है कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स पे। सो इस टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। सो देखो कैश रिजर्व्स होते क्या है। सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स को कुछ कैश रिजर्व्स यानी इन द फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है, उसे हम कैश रिजर्व्स कहते हो। अब जो ये रेशियो डिफाइन करता है कि कितना कैश रिजर्व क्या है उसे हम कैश रिजर्व रेशियो CRR के नाम से जानते हैं। देखो जब सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को सेल करता है, अब सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को क्यों सेल करेगा, क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्ट्राडिक्शनरी अफेक्ट करना चाहना है। यानी इन शॉर्ट सिंपली अगर मैं बताऊं वो इकोनॉमी के मनी को सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है, क्रेडिट कंट्रोल करना, क्रेडिट कंट्रोल जो क्रेडिट क्रिएशन है उसको कंट्रोल करना चाहता है। उसका जो कॉन्ट्रैक्शनरी पावर है दैट इज सेल ऑफ सिक्योरिटी। अब इसका मेन पॉलिसी का मॉनेटरी पॉलिसी का एक ही एम है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब देखो जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को सेल करता है, बेसिकली जो ये सिक्योरिटीज़ होते हैं ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए या किसी भी टाइप की सिक्योरिटी है, ये कमर्शियल बैंक्स को या कोई भी उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको सेल कर दी जाती है। अब देखो अगर सेंट्रल बैंक दैट इज इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा जो कि गवर्नमेंट, देखो कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि ये 100% रिस्क फ्री और शॉर्ट रिटर्न देने वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं। सो इससे क्या होगा, जब कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई से उसकी सिक्योरिटीज़ को परचेज करेंगे, जो कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास
पैसा है वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो वो पैसा डिक्रीज हो, क्योंकि वो पैसा तो आरबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा परचेज में, सो उनके पास अगर उनके कैश रिजर्व डिक्रीज हो गया, वो हेल्प आउट करेंगे। जितने कैश रिजर्व से डिक्रीज होंगे उतनी ही कमर्शियल बैंक की पावर रिड्यूस होगी टू क्रिएट क्रेडिट, और टू जितनी भी वो मनी सप्लाई है वो उससे रिड्यूस हो जाएगी। सो आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। सी आर का देखो, सी आर हो गया, एस एल आर हो गया, बैंक रेट हो गया, ये सभी की सभी मॉनेटरी पॉलिसी की ही मेजर्स हैं। सो मैंने आपको कल भी एक पहले जो हमने सबसे फर्स्ट सेक्शन कंडक्ट किया था उसमें से भी मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आया था, बैंक रेट और रेपो रेट का। अब सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी, अब आ गया सीआरआर का। सो 100% यही टॉपिक्स में से एनटीए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज क्लॉज और उसके रिलेटेड इंश्योरेंस सिचुएशन। देखो जो ये एवरेज क्लॉज है और जो इंश्योरेंस है, बेसिकली इंश्योरेंस के टॉपिक के अंदर एक चीज़ है। अब एवरेज क्लॉज होता क्या? देखो ये एक तरीके की प्रोविजन है इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो डिटरमाइन करती है इंश्योर्ड शेयर ऑफ एनी लॉस इफ इंश्योर्ड वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। यानी देखो बेसिकली जब आपने मान लो फॉर एग्जांपल एवरेज लॉस कब अराइज होता है या तब इसकी प्रोविजन को यूज किया जाता है जब कोई इंश्योर्ड पर्सन है उसने अपने एसेट की वैल्यू से कम की इंश्योरेंस ली हुई है। सो तब उस टाइम पे कुछ शेयर ऑफ लॉस इंश्योर्ड पर्सन को बियर ऑन करना पड़ता है, उसे एवरेज क्लॉज डिटरमाइन करके बताता है। बेसिकली हमेशा ये सिचुएशन अंडर इंश्योरेंस के टाइम पे ही अराइज करती है। अब देखो इसका अफेक्ट क्या है। अब इसका मेन जो अफेक्ट है, देखो जो इंश्योरर है वो परसेंटेज ऑफ क्लेम अमाउंट बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू। देखो अब जो इंश्योरेंस का अमाउंट है दैट इज लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू। अब मान लो उस प्रॉपर्टी में क्लेम अराइज हो गया तो जो इंश्योरर कंपनी है यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो क्लेम का अमाउंट भेजेगी वो दैट विल बी इन डायरेक्ट रेशियो टू द जितना एक्चुअल अमाउंट है और उसमें से कितना इंश्योर्ड अमाउंट है उसी रेशियो में क्लेम के अमाउंट को पे किया जाता है। सो इसमें से ना कुछ मैं और आपको टर्म्स बताता हूँ। मैंने अंडर इंश्योरेंस तो बता दी, अब नेक्स्ट ना एक इसमें डबल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आता है इंश्योरेंस में। डबल इंश्योरेंस क्या होता है? देखो डबल इंश्योरेंस तब अराइज होती है जब एक ही प्रॉपर्टी या एसेट को हमने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवाया हुआ है, यानी सेम रिस्क को डबल या डबल से भी ज़्यादा हम इंश्योरेंस कवरेज उसकी करवाई हुई है। बट इसमें क्या है, देखो जब भी लॉस अराइज होगा ना डबल इंश्योरेंस में, जो इंश्योर्ड पर्सन है यानी इंश्योर्ड एसेट है या प्रॉपर्टी है जो उसका क्लेम होगा वो हम उससे बेनिफिट नहीं ले सकते। जितना एक्चुअल होगा ना तो चाहे आप 10 इंश्योरेंस कंपनी से, वो 10 इंश्योरेंस कंपनी आपके उतने ही अमाउंट को कंपेंसेट करेंगी, वो जो कंपेंसेशन होंगे वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें एक री इंश्योरेंस आता है। देखो री इंश्योरेंस में क्या होता है, जब एक इंश्योरर अपना रिस्क प्रीमियम के बदले से उसको रिड्यूस कर लेता है उसके दूसरे इंश्योरर को इंडल्ज करके, यानी ट्रांसफर ऑफ रिस्क फ्रॉम वन इंश्योरर टू अनदर फॉर अ प्रीमियम। इसमें क्या है, देखो जो फर्स्ट ओरिजिनल इंश्योरर होता है वो पूरा लायबल है फॉर द क्लेम। अब ओरिजिनल इंश्योरर की जब पावर से ज़्यादा वो यानी उसकी एबिलिटी से ज़्यादा जब एक्सेप्ट कर लेता है किसी चीज़ का क्लेम देने को, तब वो अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक और इंश्योरेंस कंपनी को उसमें इन्वॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट आता है ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योर में क्या होता है, आपके अब इंश्योरेंस की वैल्यू है जो अमाउंट है वो ज़्यादा है आपके एक्चुअल वैल्यू से। अब इसमें भी जब मान लो क्लेम अराइज होगा, जो इंश्योरर है ओनली वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस को ही पेएबल करने के लिए लायबल होगा, कोई भी एक्सेस अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से ऊपर पे नहीं किया जाएगा। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जितने भी मैंने टॉपिक्स अभी तक करवाए हैं। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ब्लैक-स्कोल्स का ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है ब्लैक-स्कोल्स का ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। इसको हम डिटेल में देखते हैं ये मॉडल अब क्या है, क्यों है, किसके लिए इसकी क्या इसकी असम्पशंस है। सो सबसे पहले देखेंगे, देखो जो ब्लैक-स्कोल्स का ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है ये एस्टिमेट करता है फेयर वैल्यू को जितनी भी आपकी यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस है। इसे फिशर ब्लैक
मायरन स्कोल्स और रॉबर्ट मार्टन ने डेवलप किया था 1973 में। अब जो ये ब्लैक स्कोल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, ये एक तरीके का मैथमेटिकल मॉडल है जो एस्टिमेट करता है फेयर वैल्यू ऑप्शंस की। इसमें देखो एजम्पशंस बेसिकली 6 वेरिएबल्स को इसमें कंसीडर किया गया, जिसमें वोलेटिलिटी होगी, टाइप होगा, अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया, टाइम हो गया, रिस्क फ्री ट्रेड होगा, जो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। अब ये क्या है, ये एक नेचुरल एल्गोरिथम है एसेट प्राइसेस का जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। जो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमेशा टू द राइट स्क्यूड है विद द लोअर बाउंड ऑफ 0। अब ये एसेट के प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करता है विच कैन नॉट बी नेगेटिव एट ऑल। ठीक है, अब ये तो था नॉन जो यानी ब्लैक स्कोल्स का ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है। इन शॉर्ट ये लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि एक तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब देखो मैं आपको ना यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशंस के टाइप बताता हूँ। एक तो हो गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक नेक्स्ट आती है इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या होता है, देखो जितनी भी वैल्यूज हैं रेंज की वो सभी के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है अकरिंग की। ये एक तरीके से यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। देखो जब एक वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन इन मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वेरिएबल। आपके पास एक वेरिएबल है मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे के डिस्ट्रीब्यूशन से। अब जो वेरिएबल है उसका अपना मीन होगा, अपना वेरिएंस होगा रिगार्डलेस ऑफ द अदर वैल्यूज। ठीक है, अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, देखो जब वैल्यूज एक डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्रिकली रेंज होती हैं मीन के बजाय, यानी दोनों साइड से मीन हो गया विद द स्टैंडर्ड डेविएशन, जब वो सिमेट्रिकली रेंज है वैल्यूज एक डिस्ट्रीब्यूशन की उसको हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं। बेसिकली जो इसमें कर्व होता है वो बेल शेप्ड होता है और वो स्क्यूनेस और कटिसिस को लैक करता है। उसमें स्क्यूनेस और कटिसिस का कुछ लेना देना नहीं है। देखो अगर आप नोट डाउन करो जो हमने कल सेशन कंडक्ट किया था उसमें भी स्क्यूनेस और कटिसिस का क्वेश्चन था, इसमें भी दोबारा से एनटीए ने सेम पैटर्न पे सेम टॉपिक पे क्वेश्चन को पूछा हुआ है। So next move on to our last topic that is price sensitivity of service products। अब प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है, अभी एक दो टॉपिक्स और करवाते हैं फिर हम इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ सर्विस प्रोडक्ट्स। देखो प्राइस सेंसिटिविटी क्या है, बेसिकली इट रेफर्स टू इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन कंज्यूमर परचेजिंग पावर, बिहेवियर एंड डिमांड। देखो जब प्राइस चेंज होगा वो प्राइस चेंज क्या इम्पैक्ट डालता है कंज्यूमर के परचेजिंग बिहेवियर पे और उसकी डिमांड पे, उसको हम प्राइस सेंसिटिविटी क्या देते हैं। अब ये वेरीज करती है बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्लेस ऑन प्राइस कंपेयर टू अदर फैक्टर। इसका मेन एक ही फैक्टर है, देखो अगर कंज्यूमर प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एज कंपेरेटिव टू अदर फैक्टर्स जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, तब प्राइस सेंसिटिविटी वेरी करेगी। देखो अब हम स्टडी करेंगे प्राइस सेंसिटिविटी को सर्विस प्रोडक्ट्स में, यानी कि इन शॉर्ट सर्विसेज जब रेंडर की जाती हैं, अगर सर्विसेज का प्राइस ऊपर नीचे किया जाता है तो प्राइस सेंसिटिविटी पे क्या फर्क होता है। बेसिकली ये क्या है, एक्सटेंड टू विच द प्राइस ऑफ सर्विस प्रोडक्ट अफेक्ट कंज्यूमर डिमांड। यानी अगर किसी भी पर्टिकुलर सर्विस का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है वो कंज्यूमर की डिमांड में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वो हमें प्राइस सेंसिटिविटी बताएगी। देखो अगर तो प्राइस सेंसिटिविटी लो है तो कंज्यूमर विलिंग हो गए बाय करने के रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता 1% का। अगर प्राइस सेंसिटिविटी हाई है तो कंज्यूमर क्या है वो अल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें लगे इस सर्विस का प्राइस ज़्यादा है क्योंकि और भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, वो अपने ऑप्शन को दूसरी को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो प्राइस सेंसिटिविटी सर्विस प्रोडक्ट्स की को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ सर्विस प्रोडक्ट, उसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। देखो सबसे पहले आती है इंटेंजिबिलिटी। देखो जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल है, सो वो प्राइस सेंसिटिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। सेकंड आती है हेट्रोजेनिटी। देखो सर्विस जब रेंडर की जाती है, देखो सर्विस को हम देख तो सकते नहीं, इसकी तो क्वालिटी होती है। अगर आपकी सर्विस क्वालिटी में वेरिएबिलिटी आ रही है यानी वो आपकी प्राइस सेंसिटिविटी को अफेक्ट कर सके। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हायर, बेटर क्वालिटी सर्विसेज विल बी रेंडर्ड एट हायर प्राइस एंड लोअर क्वालिटी सर्विसेज विल बी रेंडर्ड एट लोअर प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनसेपरेबिलिटी। देखो सर्विस को हम सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते, सो इवन सर्विस प्रोवाइडर भी कहीं ना कहीं प्राइस सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है। सेकंड आता है पेरिशेबिलिटी। देखो सर्विसेज टोटली टाइम पे डिपेंड करती हैं, यानी टाइम की सेंसिटिविटी प्राइस की सेंसिटिविटी ऑफ अ सर्विस प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा ही करेगा। अब हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो डायरेक्टली प्राइस सेंसिटिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं।
देखो अवेलेबिलिटी, अगर तो आपकी किसी भी सर्विस की अवेलेबिलिटी बड़ी लिमिटेड है सो वो प्राइस सेंसिटिविटी को रिड्यूस करेगी। क्वालिटी, अगर क्यों आपके कंज्यूमर की परसेप्शन बड़ी हाई क्वालिटी के रिगार्डिंग है यानी उसमें भी प्राइस सेंसिटिविटी लोअर होगी। नेसेसिटी, इंसेंशियल सर्विसेज की प्राइस सेंसिटिविटी लोअर होती है। इवन लास्ट आता है डिफरेंशिएशन, अगर तो आप यूनिक और डिफरेंशिएटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर दो देन उनकी अगेन जो सेंसिटिविटी है वो कम होगी यानी प्राइस सेंसिटिविटी। अब मैं कुछ आपको सर्विसेज डिस्कस करते हैं, उनकी आप देखते हैं प्राइस जो सेंसिटिविटी वो कैसी है। सबसे पहले देखते हैं मेडिकल सर्विसेज। देखो मेडिकल सर्विसेज होती हैं इनकी ये एक इसेंशियल टाइप की सर्विसेज हैं, ये इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं होता। तो इसकी जो प्राइस सेंसिटिविटी है वो लोअर होती है क्योंकि कस्टमर हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं और वेलबींग को प्रेफर करते हैं। सो उनको क्वालिटी और रिलायबिलिटी चाहिए मेडिकल सर्विसेज में। इंश्योरेंस कवरेज, अगर किसी ने आपकी मेडिकल इंश्योरेंस करवाई है और सब्सिडी मिलती है वो आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट जो मेडिकल सर्विसेज की प्राइस सेंसिटिव दैट विल बी लोअर। नेक्स्ट आते हैं कार रेंटल्स। देखो कार रेंटल्स की प्राइस सेंसिटिविटी हायर होती है क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी है नेचर में, इसमें कंपटीशन भी है। अगर कस्टमर प्राइसेस को कंपेयर करेंगे उन्हें अपनी वैल्यू फॉर मनी चाहिए, उनको जिधर लगेगा कि हमें ज़्यादा पैसे का बेनिफिट मिल गया वो उस ऑप्शन पे मूव ऑन कर जाएंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। अब देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी प्राइस सेंसिटिविटी बड़ी हायर है क्योंकि ये भी डिस्क्रिशनरी नेचर और मल्टीपल ऑप्शंस या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में। कस्टमर एक मोड से दूसरे मोड में इजीली स्विच हो सकता है, लाइक आपके बसेस हो गए, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गई, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एयरवेज हो गई। कंज्यूमर प्राइस के अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव्स पे मूव ऑन कर सकते हैं। लास्ट देखते हैं रिटेलिंग। देखो रिटेलिंग की भी प्राइस सेंसिटिविटी बड़ी हाई होती है, डिस्क्रिशनरी नेचर, क्योंकि कस्टमर एग्जैक्टली रिटेलिंग के टाइम पे प्राइसेस कंपेयर करते हैं, उन्हें जो चीज़ अफोर्डेबल लगे वो उसकी तरफ ही जाएंगे। सो ये थी प्राइस सेंसिटिविटी। सर्विस प्रोडक्ट्स की कैसी होती, क्या उसका मीनिंग था, कुछ टाइप के हमने सर्विसेज को भी डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट बेस्ड ऑन डेमोग्राफी, यानी ये मार्केट सेगमेंटेशन का मार्केटिंग के अंदर का टॉपिक है। अगर हम अपनी मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंट करते हैं तो उसका क्या डिटेल में होता है हम उसको अब स्टडी करने जा रहे हैं। इट विल बी और लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन। सो अगेन फ्रेंड्स, अगर मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, मेरी आपको अच्छे से समझ आ रही, क्योंकि मैं आपको 100% श्योर टॉपिक करवाना, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। अब देखते हैं हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है। देखो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन मार्केट की तब होती है जब हम अपनी मार्केट को स्मॉलर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे। अब डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक एज होगी, जेंडर हो गया, इनकम हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, और इसके अलावा देखो इसमें जो मेन फोकस होता है रिसोर्सेज का होता है एक डिफाइंड ग्रुप पे करना। यानी आप अगर अपनी डेमोग्राफी के बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट करते हो, अगर मैं एज के एग्जांपल ले लें, एज में एक आपके बच्चे आगे, एक टीनेजर आगे, एक एडल्ट आगे, यानी आप टीनेजर्स की मार्केट में कैसा प्रोडक्ट करोगे, एडल्ट्स में कैसा करोगे, ओल्ड एज में कैसा करोगे। अब इसके कुछ ना बेनिफिट्स होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो जो डेमोग्राफिक डाटा ना वे उसकी ईजी अवेलेबिलिटी है, आराम से मिल जाता है, इसे हम सिंपली कलेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ये हमें अफेक्टिव टारगेटिंग करने में हेल्प करता है, इससे हमारी रिसोर्स एलोकेशन बड़ी अच्छी हो जाती है। इससे हमें इवन क्या फ़ायदा, हम अपनी प्रॉफिटेबल कस्टमर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कौन सी सेगमेंट हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगी थ्रू दी कस्टमर्स। ठीक है, इवन हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यानी कौन सी हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो। इसके कुछ ड्रॉबैक्स में या देखो सबसे पहला ड्रॉबैक है कि एक तो हम इसमें कंज्यूमर बिहेवियर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी लिमिटेड है। हम सारी की सारी जितना भी कंज्यूमर बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी है या डाइवर्सिटी हम सारे के सारे को इसमें कैप्चर नहीं कर सकते। इवन ये साइकोग्राफिक्स हो गए, बेनिफिट सॉर्ट हो गए, यूसेज पैटर्न हो गए, या इसके अलावा इनके रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स उसे इग्नोर करता है। अब इसमें ना क्या होता है, कितने जो बहुत इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे कि जितने नॉन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होंगे जो कंज्यूमर चॉइसेस को अफेक्ट करते हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। कई बार तो ऐसी इसके कारण हमारी जो मेजर अपॉर्चुनिटीज है वो मिस ऑन हो जाती हैं। सो इसके अलावा अगर आपको इवन इसमें ना अगर आपको कह दे कि आप डेमोग्राफिक के बेसिस पे कर रहे हो सेगमेंटेशन, तो इसमें जो वो कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर की प्रेडिक्टिविटी है वो बड़ी हाई है,
और इसकी मेजरमेंट कॉस्ट बड़ी लो है। सो इट इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही एनटीए ने स्टेटमेंट पूछी थी प्राइस सेंसिटिविटी में। अगर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो रही है तो इसमें जो कंज्यूमर की चॉइस बिहेवियर है उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बड़ी हाई है और उसकी कॉस्ट या जो मेजरमेंट की वो बड़ी लो है, यानी वो एफिशिएंट है, आराम से उसको हम पूरा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको मेजर 9 to 10 टॉपिक्स करवा दिए हैं। अगर आपको मेरा गेन इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली फ्री बैचेस और नो कॉस्ट एट ऑल, सभी को कॉमर्स स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट के जून 2023 या दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, वो इन टॉपिक्स को जरूर कंसीडर करें। आप इनके नोट्स बना लो, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट ने मास्टर्स किए हुए हैं, पोस्ट, हर बच्चे ने हर टॉपिक पढ़ा हुआ है। सो हमें इसके डिटेल में, यानी हमें पूरी इनको कॉपीज बनाने में कोई फायदा नहीं, हमें वो पॉइंट स्टडी करने हैं वो जिनके अराउंड एनटीए क्वेश्चंस कंडक्ट करा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।